एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ हम इस शो में आपको हमेशा की तरह आज भी देंगे आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर और हमारे प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए अरविंद जी के साथ सवाल जवाब शुरू करें। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अभिनव नांगिया, दिल्ली से फोन कर रहे हैं। अभिनव साहब, चलिए फिलहाल अभिनव का फोन नहीं लग पाया तो कोई बात नहीं, उनका मेल हम ले लेते हैं। अभिनव पूछना चाहते हैं कि मालवीय नगर में 125 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है, इसे होल्ड करें या फिर 1 करोड़ का तक खर्च करके 4 मंजिला रिहायशी प्रॉपर्टी बनाकर रेंट कमाएं या फिर बेचकर दिल्ली में री इन्वेस्टमेंट करें। 140 स्क्वायर यार्ड सोसाइटी फ्लैट प्रतापगंज नई दिल्ली में भी है और 20,000 रुपए इसका किराया मिलता है। उसके बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन पहले इनका शुरुआती हिस्सा ही ले लेते हैं अरविंद जी। तो इनके पास एक प्लॉट है। अब ये एक तीसरा ऑप्शन, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि या तो खरीदूं या मतलब रखूं या बेच दूं। ये कह रहे हैं कि उस पर कुछ बना के क्या रेंट कर दूं, वो ज्यादा अच्छा सौदा रहेगा। तो क्या सलाह देंगे हम इन्हें? विपिन जी, इनका सवाल मैंने देखा, काफी डिटेल्ड है, काफी विस्तार से इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मालवीय नगर का जो प्लॉट है ये निश्चित रूप से काफी पहले का होगा। मेरा ख्याल है इन्होंने शायद इंगित किया है कि ये इन्हें हेरिडिटी में मिला हुआ है 40-50 साल पहले जी। तो देखिए, इस समय जो प्लॉट्स हैं मालवीय नगर में, एक तो बड़े प्लॉट्स हैं। तो ये 125 स्क्वायर यार्ड का जो इन्होंने प्लॉट बताया है, ये मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि ये पहले का प्लॉट है। और इससे अच्छा अरविंद जी, ये क्योंकि हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं तो आप अगर पूछना चाहें इनसे कोई चीज तो ये है लाइन पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन पा रहे हैं अरविंद जी? अभिनव जी माफ कीजिए। हेलो अभिनव। हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो वैसे हमने आपका सवाल तो रख दिया है अरविंद जी के सामने। बस ये बताएं कि ये प्लॉट जैसे शायद आपने बताया भी है, इनफैक्ट मेल में लिखा होगा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिला है, राइट? हाँ जी, ये मुझे एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मिला है। एक्चुअली ये 1964 में एक्वायर किया गया था। ओके, ठीक है जी अरविंद जी। तो अभिनव जी, मैं बात शुरू कर ही रहा था, अच्छा हुआ आप लाइन पे आ गए। मैं ये कह रहा था कि ये प्लॉट निश्चित रूप से 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है, ये अभी इससे बड़े प्लॉट्स ही वहां मिल रहे हैं मालवीय नगर या उसके आसपास। अगर आप देखते हैं वो सावित्री नगर या कहीं भी, तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि इसे फिलहाल अगर आप बेचेंगे भी तो आप कहीं और जाएंगे तो इतनी ही कीमत में आपको दूसरा प्लॉट लेना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के जो सौदा है वो आपके खास फायदे का नहीं होगा। मैं समझता हूं इसे आप अपने पास रखे रहें। और जैसा आपने कहा है, आपने इरादा जताया है कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसे रख लें, कंस्ट्रक्शन कर लें। और पर फ्लोर रेंटल इस समय 20,000, 25,000 या उससे ऊपर भी मिल सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप इसे रख के कंस्ट्रक्ट करके इस पे रेंटल इनकम ले लें। और इसको मैं जोड़ना चाहूंगा आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, पटपरगंज में भी शायद आपकी एक प्रॉपर्टी है जैसा आपने लिखा है। तो पटपरगंज वाली जो प्रॉपर्टी है वो करीब 140 स्क्वायर यार्ड की है, शायद आपने बताया है। तो उससे एक्चुअली क्या है कि वहां पर इस समय सोसाइटीज काफी पुरानी हो चुकी हैं। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच की वहां पर सेल वैल्यू एक्सट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एप्रिसिएशन फिलहाल बहुत ज्यादा आने वाले कुछ समय में दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर आप उसे बेचेंगे तो आपके लिए या तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आप उसे बेच दें गुड़गांव या नोएडा में कहीं, जहां ज्यादा अच्छे एप्रिसिएशन वाले मार्केट हैं जिन पर हमने पहले कई दफे बात की है, वहां आप इन्वेस्ट कर लें। या फिर एक दूसरा समाधान ये भी है मेरी नजर में कि आप इसे बेच दें। इससे आपको जो भी वैल्यू मिलती है उसको आप यूज कर लें अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि आपका मालवीय नगर वाला प्लॉट है, और फिर उसको रेंट पे आप चढ़ा दें। तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते कि आप एक दूसरी प्रॉपर्टी भी साथ में ना खरीदना चाहते हो। राइट। तो अभिनव, उम्मीद करते कोई और सवाल आपके मन में? वैसे तो मुझे लगता है बहुत विस्तार से आपको सलाह दे दी कि आपको मालवीय नगर वाले अपने प्लॉट के साथ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करके उठाएंगे और किराए पे लगाएंगे तो बहुत बेहतर है, और पटपरगंज के साथ आपको क्या करना है क्योंकि वहां बहुत एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया। फिर भी कोई बात अगर पूछना चाहते हैं? बस मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर डिटेल्ड आंसर। बस एक चीज मैं पूछनी थी, जो पटपरगंज का फ्लैट है, क्या उसकी जगह मैं बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं तो कोई मुझे अच्छा ऑप्शन आप सजेस्ट कर पाए? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कमर्शियल पे भी हमने कई दफे बात की है अभिनव जी। तो कमर्शियल अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं समझता हूं अगर आप पटपरगंज में बेच रहे हैं तो उसी तरफ ईस्ट में या नोएडा, इस एरिया में आपके लिए लेना ठीक रहेगा। तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट का
जो पूरा फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। आपको ये देखना होगा कि बिल्डिंग आपकी अच्छी क्वालिटी की हो, यानी कि उसके सारे अप्रूवल्स हों। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अगर प्री लीज हो तो बहुत अच्छी है, वरना लीजिंग रिस्क आपको उठानी पड़ सकती है और यील्ड जो है वो करीब आपको 9 से 10% जरूर मिले। तो ये 4-5 बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना जैसा मैंने पहले कहा आप उस कैश को लेकर अपने पुराने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। राइट, तो ये हुई सलाह अभिनव के लिए। और अब हम राजधानी दिल्ली के बाद रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से सनी बजाज हैं फोन लाइन पर। सनी जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या रखेंगे आपका अपना सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 BHK फ्लैट देख रहा था 40 to 50 लाख रेंज में, बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे A and B खाता, 2 टाइप्स ऑफ खाता मार्केट में अवेलेबल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और A और B में कोई भी ले सकते हैं या फिर वी शुड ओनली गो फॉर A खाता? ए खाता और बी खाता मेरे लिए भी थोड़ी समझने वाली चीज होगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं। अरविंद जी, क्या सलाह देंगे हम इन्हें, और ये ए और बी खाता को भी अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। विपिन जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूं इस पे आप एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसे समय का आदर करते हुए थोड़ा संक्षेप में बात कर पाएं। देखिए, बेंगलोर में खास करके ये बहुत ज्यादा चलन में है, ए खाता प्रॉपर्टी और बी खाता प्रॉपर्टी। इसकी हिस्ट्री है, इसका इतिहास ये है कि देखिए ट्रेडिशनली जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन पूरा करने के बाद बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है और वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद ही बिल्डिंग तैयार मानी जाती है ऑक्यूपाई करने के लिए। लेकिन ओवर द इयर्स कई वर्षों से ऐसा होता रहा है कि बिल्डिंग्स बन गई हैं, किसी वजह से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या तो मिला नहीं है या उसके लिए अप्लाई नहीं किया गया है। तमाम वजहों से बिल्डिंगें ऑक्यूपाई हो जाती हैं, उनमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होता है। ऐसी बिल्डिंग्स को बाद में जो वहां का सरकारी तंत्र है उसने बी खाता के नाम से रजिस्टर करना शुरू कर दिया। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं आई थी। ए खाता वो हैं जिनमें की सब कुछ ठीक ठाक है, कंप्लीट भी हो गई, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आ गया, तो वो ए खाता प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। अब ये तो निश्चित रूप से ये तय है कि बी खाता में कुछ संशय हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मार्केट में बी खाता प्रॉपर्टीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये रिस्क जरूर हो सकता है कि अगर किसी वजह से बाद में नोटिस आ जाए गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, या किसी भी वजह से उसमें कोई फॉल्ट पाया जाए, तो उस केस में उस पर पेनल्टी देनी पड़ जाती है बिल्डर को या जो भी उस समय ओनर्स हैं उनको। अब ये देखिए, ये एक बहुत आम सी बात हो गई है, बेंगलोर के मार्केट में चलन सा हो गया है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, खासकर जो लोकल बिल्डर्स हैं या लेस ब्रांड वाले बिल्डर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बी खाता में चल रही हैं। इन्वेस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे, एक बहुत अहम बात यहां पे और बतानी जरूरी है। पिछले साल के अंत में, 2016 के अंत में, एक अकर्मा सकर्मा नाम की स्कीम काफी वहां पर आई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी, हाईकोर्ट से भी उसका ऑर्डर आया था। अब अकर्मा सकर्मा स्कीम के तहत ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनको, जो बी खाता वाली प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक 4 महीने की विंडो या 4 महीने का एक समय दिया जा रहा है जिसमें कि वो रेगुलराइज करा सकते हैं। अगर रेजिडेंशियल है तो 50% डेविएशन तक रेगुलराइज हो जाएगी और कमर्शियल है तो 25% तक। तो ये अपने आप में बहुत वृहद, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुल मिला के बात यह है कि इस समय 4 महीने की विंडो खुली हुई है। आप ए खाता में वैसे तो इन्वेस्ट करें, मेरा पहला सुझाव ये होगा, लेकिन अगर बी खाता में करते हैं तो भी कर सकते हैं। एक लीगल जांच, बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस इसके ऊपर करनी आपकी जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या उसमें रेगुलराइजेशन चल रही है, कोई पेनल्टी है या नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप एक्टिविस्ट्स का भी है जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो बड़ा पेचीदा सा मामला है। कुल मिला के बात यह है कि आप जहां तक हो सके ए खाता प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, जो अच्छे नामचीन बिल्डर्स हैं, प्रोमिनेंट ब्रांड वाले हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। अगर बी खाता में करते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जांच सारी पूरी करने के बाद। राइट, तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक जो बेंगलुरु में प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं और जिन्हें ये ए खाता और बी खाता के बारे में मालूम नहीं था, आई थिंक उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। तो अब जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया है अरविंद जी ने, उम्मीद करते हैं कि सनी साहब, आप भी और तमाम दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं और बेंगलुरु में निवेश करने का मन बना रहे हैं या वहां घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की जानकारी है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई संशय तो आप हमें दोबारा हमेशा ही लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए संक्षेप में यह आपके लिए ए खाता और बी खाता, जहां तक बेंगलुरु के मार्केट का सवाल है, उसकी जानकारी। तो चलिए इसी के साथ हम यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अरविंद नंदन साहब, और उनके साथ अब हम सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अगले कॉलर आ गए हमारे साथ अंधेरी मुंबई से हिरेन साहब। हिरेन जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी मेरे सेल्फ यूज के लिए टुवर्ड्स अंधेरी टू गोरेगांव के बीच में, और मेरा बजट है 1 to 1.2 CR मैक्स। तो कृपया मुझे सजेस्ट कीजिए। ठीक है, जरूर। हिरेन जी, किस मतलब इस प्रॉपर्टी का आप लॉन्ग टर्म में क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? फॉर सेल्फ यूज ओनली, खुद के लिए, फॉर फैमिली पर्पस, और मुझे 2 BHK का रिक्वायरमेंट है। अच्छा विपिन जी, वैसे तो कई बार हम अंधेरी, गोरेगांव या ये जो बड़े प्रोमिनेंट मार्केट हैं इन पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ हिरेन जी चूंकि खुद के लिए चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है उस तरह की प्रॉपर्टी इन्हें मैं नहीं सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप अंधेरी में हैं और अगर आपके लिए पवई या ऐसा कोई दूसरा मार्केट इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने शायद मेल में लिखा था, मुझे ध्यान आता है कि पवई के साथ ये कुछ संपर्क चाहते हैं, तो आपके लिए अंधेरी में 2-3 मार्केट्स हिरेन जी बड़े इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल हो जाते हैं, जैसे मरोल हो गया या चांदीवली या इस तरह के आसपास के जो मार्केट्स हैं। अब यहां पर आपको सेकंड सेल्स में तो मैं समझता हूं कम से कम 100-150 प्रॉपर्टीज बड़े आराम से मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम सुझाना चाहता हूं जो आपके बजट के रेंज में हो, और आपका बजट ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी 13,000 से 15,000 - 15,000 प्रति स्क्वायर फुट की रेंज में होनी चाहिए। तो 3-4 नाम मैं आपको देता हूं, आप इसके बाद अगर सर्च करेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। तो जैसे मरोल में कनकिया 7 नाम की प्रॉपर्टी है जो 13,500 प्रति स्क्वायर फुट के रेट में है। इसके अलावा कनाकिया रेन फॉरेस्ट है, काफी मशहूर भी है, ये भी मरोल में है। ये आपको अगले साल डिलीवर होके मिलेगी और यहां पर आपको 600 स्क्वायर फुट तक के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। कमोबेश इसकी भी कीमत 13,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास है। इसके अलावा चांदीवली, जहां आप शायद हैं ऑलरेडी, वहां आप नाहर अमृत शक्ति में देख लें, एक नया प्रोजेक्ट है जो कि अगले साल डिलीवर होने वाला है। थोड़ा ज्यादा कीमत है, करीब 14,500-15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास। और इसके अलावा एक नाम और आपको बताना चाहता हूं, शेठ का वसंत ओएसिस है, ये भी मरोल है और ये आपको इसी साल अवेलेबल है। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको वो चुन के बताए हैं जहां पर आप तुरंत जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं अंधेरी में। गोरेगांव की अगर बात करूं तो गोरेगांव में सेकंड सेल्स के ऑप्शंस आपके पास और भी ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कम से कम 300-325 आपको जरूर मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट्स में आप जरूर देख लें कुछ। नए प्रोजेक्ट्स में 2-3 नाम तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो 1-2 नाम मैं पहले ही ले लेता हूं। जैसे मंत्री पार्क, मंत्री सरीन है फिल्म सिटी रोड पे। पर विपिन जी, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कई दफे डेवलपर्स के कुछ जो उनकी परेशानियां उस वजह से लोग हिचकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिले हो सकता है, आप चाहें तो इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गोकुलधाम कॉम्प्लेक्स है जो कि करीब 15 से 16,500 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फुट का है, वहां आप देख लीजिए। और इसके अलावा ग्रैंड एडिफिस जो कि काफी अच्छा है, बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही है, कार्निवाल के बिल्कुल ऑपोजिट, वहां आपको मिल जाएगा करीब 14,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट में, लेकिन उसकी डिलीवरी करीब 1.5 या 2 साल बाद मिलेगी। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम सा है, तुरंत के लिए 1 साल बाद या 2 साल बाद तक के लिए। आप इन सबको एक बार बारीकी से परख लें, और भी मिलेंगे। और अगर आप शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं तो उसके बाद हम उस पर और बारीकी से चर्चा कर सकते हैं। राइट, तो ढेर सारे आई थिंक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए हैं हिरेन साहब। तो एक बार आप देख लें, नजर घुमा लें, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन निकाल लें, और फिर चाहें तो अगर कोई एक आप सिलेक्ट करते हैं, 2 आप सिलेक्ट करते हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन है और कोई उसके बारे में आपकी क्वेरी होती है, तो वो फिर से आप भेज सकते हैं, हमें आपकी मदद करके यहाँ पे प्रसन्नता होगी। तो उम्मीद करते हैं फिलहाल के लिए हमने आपकी मदद कर दी। और अब फोन लाइन पर आ गई है मंजू परबानी, हमारे साथ हैं, ये भी हमें कॉल कर रही है मुंबई से। इनफैक्ट नवी मुंबई से कॉल आ रहा है इनका। मंजू जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ नमस्कार, मैं मंजू बोल रही हूँ नवी मुंबई से जी। ये बदलापुर में घर लेना है 2 BHK, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, जैसे थारवानी एरियना, थारवानी मेघना माउंटेना, निसर्ग, आर्यन वन। तो मुझे जानना था कि इनमें से कौन सा अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करूं, और अगले 5 साल में मुझे क्या एप्रिसिएशन मिलेगा वहाँ। राइट, थोड़ा अगर आप अपने बजट की भी जानकारी दे दें तो आसानी। ये 35-40 लाख के अंदर, और 3100 रेट चल रहा है वहाँ पे। जी,
तो काफी कुछ आपने देखा है, 30-40 लाख रुपए आप निवेश करना चाहती हैं। अब अरविंद जी से पूछते हैं कि बदलापुर में कौन से और किस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश करें तो बेहतर होगा। सर, क्या सलाह देंगे इन्हें? सबसे पहले इन्हें बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने काफी रिसर्च कर लिया, जिसके लिए हम हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप पहले पता कर लें। तो मंजू जी, आपने काफी काम कर लिया, ये अच्छी बात है। बदलापुर और आपने जिन प्रोजेक्ट्स के नाम लिए वो दरअसल बदलापुर और अंबरनाथ इन दोनों जगहों पर ही फैले हुए हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत आसपास हैं और सभी बदलापुर स्टेशन के काफी नजदीक भी हैं। सबसे पहले ये देखिए मंजू जी कि चूंकि ये सारे बदलापुर स्टेशन के आसपास हैं, तो क्या स्टेशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट है? अगर है तो उसके हिसाब से फैसला करें, या फिर जैसा कि आपको भी पता होगा कि एक नई प्रपोज पनवेल हाईवे है, वो भी आ रही है, अगर उसके आसपास होना आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो कुछ दूसरी तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन सबको सामने रखते हुए आपके इन 3-4 ऑप्शंस के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, निसर्ग पार्क जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी 200 यूनिट हैं, इसमें 6 टावर हैं और इसकी कीमत फिलहाल 25 लाख के आसपास है। आपके बजट में बिल्कुल ठीक ठाक फिट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको बदलापुर स्टेशन के काफी नजदीक मिलता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी तरह काम आ सकता है। दूसरा, आपने एक नाम और लिया था RN1 का। RN1 भी बदलापुर स्टेशन के काफी नजदीक है, आर्यन हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है और ये रेडी प्रोजेक्ट है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब तुरंत डील करने वाला प्रोजेक्ट है। इसकी भी जो रेंज है वो करीब 21 से 25 लाख के आसपास है, तो आपके लिए अच्छी तरह फिट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें, RN1 में एमिनिटीज काफी अच्छी हैं, मुझे काफी अच्छी लगी RN1 में। अब थरवानी के आपने 2 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया। थरवानी काफी समय से आपके इस मार्केट में एक्टिव हैं, तो काफी अच्छी तरह जाने जाते हैं। ये अंबरनाथ में है और इनका जो मेघना मोंटाना प्रोजेक्ट है ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 24 टावर का प्रोजेक्ट है, 150 यूनिट्स हैं, 1 और 2 BHK हैं और यहां पर आपको करीब 35 लाख के आसपास की रेंज में आपके लिए मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स। बस ये है कि आप थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, ये टेक्निकली अंबरनाथ है और उसी तरह थरवानी हरियाणा भी है। यहाँ हरियाणा भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 14 टावर हैं, 680 से ऊपर इसमें यूनिट्स हैं। ये पार्ट रेडी है, इसमें कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं और आगे ये कंप्लीट होने वाला है अगले 1-1.5 साल में। तो आप ये देखें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्या वो ये है कि अगर प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो उसमें जाना है तो आप RN1 में चले जाएं, आप बदलापुर स्टेशन के काफी नजदीक होंगे। और साथ ही अगर आपके लिए पनवेल हाईवे जरूरी है तो निसर्ग पार्क या RN1 दोनों में से किसी को आप चुन सकते हैं। और अगर ये दोनों कंसिडरेशन नहीं है तो थरवानी के मेघना मोंटाना या आरियाना उस सीक्वेंस में आप चूज कर सकती हैं। राइट मंजू जी, तो काफी डिटेल में आपके भी यहाँ पर क्वेरी उसका उत्तर दिया अरविंद जी ने। उम्मीद यही कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी और फिर यही निवेदन कि अगर और कुछ भी आपको चाहिए एक बार और थोड़ा सा स्क्रूटनी कर लीजिए, और कुछ चाहिए दोबारा हमें लिखिए, जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए इसी के साथ हमें लेना हुआ यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अरविंद जी हमारे साथ बने हैं और अब हम आखिरी हिस्से में राजेश हमारे साथ है फोन लाइन पर। राजेश, आपका क्या होगा सवाल? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हीयरिंग सच ए गुड शो। जी जी धन्यवाद, बताएं आप। माय क्वेश्चन इज, आई हैव एन अपार्टमेंट इन वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 83 गुड़गांव एंड आई एम प्लानिंग टू सेल इट ऑफ एंड ट्राइंग टू बाय an independent house in Palam Vihar area, which is closer to my office. So my question is it the right time to sell and buy or should I wait? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये वक्त सही है क्या? क्योंकि बहुत फैक्टर ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं इस वक्त लोगों को। हालांकि समय कम है अरविंद जी, तो मैं संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप इसका क्रिस्प आंसर दे दें। देखिए, इनके लिए सबसे आसान आंसर तो ये है कि अगर ये बेचना चाहते हैं, वाजिब दाम मिलता है तो बेच दें। लेकिन पालम विहार में जहां ये जाना चाहते हैं उसके बारे में काफी चौकस रहें, क्योंकि पालम विहार में आपको ठीक प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं वहां पे इनका काम है, लेकिन आप पालम विहार जाने की बजाय अगर आप सेक्टर 22, 23 गुड़गांव के जो हैं या द्वारका देख लें साथ में तो भी बेटर होगा। तो मैं ये तो नहीं जानता फिलहाल कि पालम विहार में आपने क्या देखा हुआ है, लेकिन जो भी देखा हो वो ऑथराइज्ड है या नहीं, वहां कम्युनिटी सर्विस सारी है या नहीं, ये देख लीजिएगा। वाटिका में बेचने में इस समय कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एप्रिसिएशन मिल चुका है तो और भी अच्छी बात है। तो मैं बेचने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप जो चुनेंगे उसके बारे में सजग रहना और उसे बहुत अच्छी तरह छांटना चुनना ये जरूरी है, खासकर आपने पालम विहार का नाम लिया है इसलिए।
राइट, तो क्योंकि समय कम है इसलिए हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जाने से पहले अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे हमेशा की तरह निवेदन, अपने सवाल pg@moneycontrol.com पर हमें भेजें, थोड़ा डिटेल डाल दें, फोन नंबर लिख दें, बाकी काम हमारा है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।